जय श्री राम। किन कुंडलियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आपको ऋण नहीं लेना चाहिए, ऋण लेने पर आप परेशान रहेंगे? और किन कुंडलियों को देखकर ये कहना चाहिए कि आप ऋण ले सकते हैं या ऋण लेने से ही आपको लाभ होगा? ग्रहों के बीच अंशात्मक दूरी और एक ही राशि में बैठने पर इन दोनों में फलित में क्या अंतर आता है? क्या चंद्रमा की तरह और ग्रहों को भी केमद्रुम योग लग सकता है? ऐसे ही कई रोचक सवाल मुंबई टूर के दौरान मुझसे हिना प्रसून जी ने पूछे। और वो प्रश्न इतने रोचक लगे कि मुझे लगा अपने चैनल पर भी मुझे वो वीडियो डालना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए। तो आज आप उसी वीडियो को देखने जा रहे हैं। इसके 2 भाग रहेंगे, आज पहला भाग है। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। प्रश्नों के सिलसिला को मैं शुरू करती हूँ। तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को जो लुमिनरीज हैं उनको अष्टम का दोष नहीं लगता। तो ये अष्टम का दोष क्या होता है, और अगर सूर्य और चंद्रमा हमारे लग्नेश हैं और अष्टम भाव में हैं तो इसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, फलित कैसे करते हैं? जैसा कि अभी आपने कहा, सूर्य विदाउट अ डाउट सूर्य चंद्रमा को अष्टम भाव संबंधित दोष नहीं लगता। इसका अर्थ ये है कि अष्टम का जब जो भी प्लैनेट स्वामी बनता है, जो भी ग्रह उसका अधिपति बनता है, हम ये मान के चलते हैं कि वो कुंडली में अकारक हो गया और शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि अष्टम भाव को 6, 8, 12 में सबसे बुरा भाव मानते हैं। अब अगर सूर्य चंद्रमा जैसे मकर लगन में सूर्य अष्टमाधिपति बनता है या धनु लगन में अष्टमाधिपति बनता है चंद्रमा, तो हम ये कहते हैं उसके बावजूद भी ये अगर अच्छे बैठे हों पत्रिका में, स्ट्रांग हो, तो वो डिज़ायरेबल है, इच्छित है। ओके। मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं कि सामान्य परिस्थिति में अष्टमाधिपति को केवल मध्यम बली होना चाहिए। ओके। अगर वो ज़्यादा बली है तो पत्रिका के लिए अच्छा नहीं माना गया। जी। इसके लिए एक फल दीपिका का श्लोक है जिसमें असुर योग का वर्णन है। आसुर योग प्रॉपर, आसुर योग। आसुर योग का अर्थ होता है जब अष्टम आधिपति कुंडली के शुभ भाव में स्वराशि या केंद्र में स्वराशि या उच्च का होकर अस्त ना हो, जी। तो कुंडली में ये आसुर योग बनता है जो व्यक्ति को दुराग्रही मतलब जिद्दी बना देता जिद्दी है। बनाता है। जी। और भी स्वार्थी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ओके। लेकिन सूर्य चंद्रमा, क्योंकि ये दोनों लग्न के समान माने गए हैं, इम्पोर्टेंस है, जी। तो ये कहा गया अगर ये अष्टम आधिपति हो तो बलि अच्छे हैं। अच्छा। बाकियों में असुर योग बनेगा, इनमें नहीं बनेगा। अच्छा। जहाँ तक लग्नेश होके अष्टम बैठने की बात है, जी। अष्टम भाव में बैठना किसी भी ग्रह का जी। सामान्यता शुभ नहीं माना जाता। आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो किसी भी भाव का अधिपति हो, अष्टम भाव खाली रहे तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है और लंबा हो सकता है। जी। अष्टम भाव में जिस भाव का स्वामी बैठता है वो भाव कमज़ोर हो जाता है। ओके। ये एक नियम है। जी। दूसरा नियम ये कहता है कि शुक्र या बुध अगर अष्टम में हो ओके। तो वो नुकसान नहीं करते हैं। अच्छा। मतलब भावाधिपत्य का नुकसान होगा, जी। लेकिन अगर वीनस मरकरी बैठे हैं तो जो उनके अपने नैसर्गिक गुण हैं वो इंटैक्ट वो रहेंगे। इंटैक्ट रहेंगे। तो ठीक है। आपके सवाल का उत्तर ये है कि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर वो कमज़ोर हो गए तो कुंडली कमज़ोर हो जाएगी। ओके। ये कारण है। और सर ये भी है नियम कि लग्नेश जहाँ जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बली करते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये अष्टम भाव में आ गए आ गए। लग्नेश होके, हाँ तो जी। कि अष्टम भाव को बली करेंगे या खुद कमजोर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बली करेंगे। ये नियम जो आपने कहा है, लग्नाधिपति जिस भाव में विराजित हो, हाँ। व्यक्ति उस भाव को बढ़ाने का प्रयास करता है। जी। अब जैसा आपने एग्जाम्पल 2 लग्नों का दिया, सूर्य और चंद्रमा के जब लग्नों में अगर लग्नेश अष्टम में चला जाए जी। तो इसको हम ये मानते हैं आयु के लिए अच्छा है। ओके। परिवार की पृष्ठभूमि जो पीछे से आ रही है जी। जी। वो जी। भी अच्छी रहेगी। अच्छा। तो इन 2 मामलों के लिए तो अच्छा है। बहुत अच्छा सर, आशा करती हूँ दर्शकों के शंका का समाधान हुआ होगा। एक और बात थी सर, जैसे अनएक्सपेक्टेड प्लैनेट्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, अगर ऐसे प्लैनेट्स जिन पर किसी दूसरे ग्रह की युति या दृष्टि ना हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। केमद्रुम जैसे हम लोग चंद्रमा का मानते हैं कि अगर 2-12 में कोई ना हो और किसी की दृष्टि ना पड़ रही हो तो चंद्रमा
जैसे एफ्लिक्टेड होते हैं किसी की दृष्टि ना होने पे, हाँ, तो क्या ये सिर्फ चंद्रमा के साथ बात है या सभी ग्रहों पे ये लागू होती है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड है प्लैनेट तो? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, आपने कहा अगर पत्रिका में कोई ऐसा ग्रह है जिस पर किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, तो जैसे चंद्रमा में वो केमद्रुम योग बनता है, क्या बाकी ग्रहों में भी बनता है? जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे जुड़ा क्या है कि चंद्रमा को, बृहस्पति को और सूर्य को जी। साथ पसंद है। अच्छा। जैसे जी। अगर राजा, सूर्य को हम राजा की उपाधि देते हैं, जी जी। यदि राजा दूसरे राज्य में शिकार करने गया है, उसके कर्मचारी उसके साथ ना हो, ओके। तो उसको अपनी दैनिक क्रियाकलाप खुद करने पड़ेंगे, हाँ, है जिसकी ना, आदत नहीं जिसकी उसे आदत नहीं है। जी। और इसका देखो एग्जाम्पल भी मिलता है कि सूर्य जहाँ होता है उसके आसपास सूर्य और शुक्र और बुध घूमते रहते घूमते हैं, रहते तो उसे आदत है कि साथ में कोई चाकर या कोई हो जी, जो जी, कि जी। उसको सपोर्ट करे। सराउंड करे, ऑर्बिट करता रहे। इसी प्रकार गुरु भी, जी यदि आप गुरु हैं और आपके शिष्य आपके साथ हैं, जी। तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे मैं फिलहाल भी फील कर रहा हूँ। ये हम लोगों का सौभाग्य है सर। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन यदि वो अकेला है, हाँ। यदि उसके शिष्य उसके साथ नहीं है, तो उसकी कोई रेलेवेंस, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, शिष्य है तभी तो वो गुरु गुरु है। है, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सूर्य बुध, सूर्य गुरु जी। और चंद्रमा, अच्छा, और शुक्र चंद्रमा नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ। चंद्रमा के केस में क्या हो जाता है कि चंद्रमा शिशुत्व को रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं उसके साथ कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए जिसकी वजह से उसको बल मिले, देखभाल करे। जी। जो ग्रह अकेला रह के खुश है वो है शनि। हाँ, शनि एक ऐसा ग्रह है, यदि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो भी खुश है वो। तो भी खुश है, तो ज़्यादा खुश है। हाँ। आप सोचिए, अगर आपके घर के नौकर, वैसे सभी नौकर ऐसे नहीं होते हैं, जी, जी। अगर आप उनके सारे घर छोड़ जाएं कि भैया हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वो उससे ज़्यादा उन्हें प्रसन्नता नहीं मिलेगी कि भैया हमें पूरा टाइम मिल जी गया। जी जी, और काम भी ना करना पड़े। बिल्कुल, तो भृत्य है, तो इसलिए कहा गया शनि अकेला रहकर खुश है। हाँ। बाकी जो 2-3 ग्रह बच गए, जैसे आपने शुक्र का पूछा, ये मध्यम अवस्था में कहलाते, इन पर ज़्यादा युति दृष्टि ना भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन शुरू के 3 सूर्य, गुरु और चंद्रमा, इनको जरूर दृष्टि चाहिए। और शनि यदि दृष्टि युतिहीन है तो भी वो बली है। ऐसे भी सौर मंडल के सबसे दूर के ग्रह। हाँ, सबसे दूर जाके बैठे हैं। जी। और सर, कहा जाता है कि लग्न को अगर लग्नेश देख लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। राइट। थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए सर उस पे। देखिए, नो डाउट ऐसा कहा जाता है कि लग्न अधिपति जिस भाव को देखे उस भाव की वृद्धि करता है। जी उस आधार पर तो ये नियम बिल्कुल सही है कि अगर लग्नेश लगन को देखा राजयोग कारक हो जाएगा। जी जी। अब ज़रा इसको उन ग्रहों के द्वारा समझते हैं हिना जी, जिन ग्रहों की 7वीं दृष्टि के अलावा दूसरी और दृष्टियाँ, ठीक है, 3-3 दृष्टियाँ। जिन ग्रहों की एक दृष्टि है, पहले अगर हम उनकी बात करें तो वो सप्तम में बैठकर ही देख पाएंगे लगन को। बिल्कुल सर। और सप्तम में कभी भी मित्र की राशि नहीं होती, राइट। तो इसका मतलब है, अगर सप्तम में बैठकर कोई ग्रह लगन को देख रहा है तो जीवन में प्रयास, एफर्ट करके आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। रखा रखाया तो नहीं मिलने वाला जी। अब जिन ग्रहों की 3 दृष्टियां हैं उनको समझते हैं। पहले मंगल को लेते हैं। ठीक है। मंगल 10म भाव में बैठ के लगन को देख सकता है जी। अगर मैं मेष लगन की पत्रिका बनाऊं हिना जी, तो मंगल उच्च का हो जाएगा 10म भाव में। बिल्कुल सर, कैप्रिकॉर्न। हाँ, तो हम कहेंगे ये तो राजयोग कारक है, उच्च का होकर अपने घर को देख रहा है। अगर मैं वृश्चिक लगन बनाऊं तो 10वीं दृष्टि लूं, 10वें भाव में बैठाऊं तो वो सिंह में आ जाएगा। बिल्कुल। वहां पर अग्नि तत्व राशि में मंगल मित्र का होकर देखेगा, वो भी बहुत अच्छा है। अब आप इनको अगर छठे में भी बिठा लें, मंगल को, मेष लगन की बात करें तो छठे में बैठा है तो उपचय भाव में बैठा ग्रह लगन को बल देता है। बिल्कुल सर, वो भी क्रूर ग्रह। और अगर मैं वृश्चिक लगन बनाता हूँ तो अष्टम भाव में जो राशि आएगी वो आएगी मेष, जहाँ पे वो स्वराशि का हो जाएगा। छठे भाव में, क्षमा कीजिएगा, अष्टम बोल दिया मैंने। तो छठे में बैठकर 8वीं दृष्टि से देखेगा। ऐसे ही आप शनि पर लगाइए तो भी ये मिलेगा। तो ये बात सही है। मेरा ये मानना है कि जब ग्रह के पास एडिशनल एस्पेक्ट हो तब वो लगन को देखे तो ज़्यादा फायदा है। यदि एक सिंगल 7वें घर से देख रहा है तो कोई ज़्यादा इतना लाभकारी नहीं है। अच्छा। और क्योंकि इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जब आप कहते हैं कि सप्तम में बैठ के ग्रह लगन को देख रहा है, ऐसे में भगवान ना करे लगन में कोई क्रूर ग्रह हो,
तो वो क्रूर ग्रह लगन को भी प्रभावित करेगा और लग्नेश को भी करेगा, क्योंकि सप्तम में बैठे ग्रह को बिल्कुल देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छा होने की बजाय बहुत बुरा योग हो जाएगा, क्योंकि वो क्रूर ग्रह का प्रभाव अब आपके लगन लगन पे ना होकर लग्नेश पर भी आ गया, तो नेगेटिविटी काफी बढ़ और सर जाएगी। मेरा लग्नेश भी अगर क्रूर हो तो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर लग्नेश मेरा क्रूर ग्रह है और वो बली है, जी। तब इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और अगर वो निर्बल है तो प्रभाव ज़्यादा आएगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सर। ये द्वितीय भाव को हम अपनी वाणी का भी भाव मानते हैं। राइट। और तो जैसे बहुत लोगों को हम देखते हैं कि मितभाषी होते हैं, कुछ बहुत वाचाल होते हैं, किसी की बोली भाषा में बहुत राजसी प्रभाव रहता है, किसी की आवाज़ बहुत सुरीली होती है। तो ये किन परिस्थितियों में होता है सर? सब कुछ ये द्वितीय भाव से ही संबंधित है, और सभी अलग अलग इसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? देखिए, इसके बारे में जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है वो है ज्योतिष तत्व। अच्छा। ज्योतिष तत्व में अलग अलग योग बताए गए हैं, जो आपने बोला उसके बारे में। एक अभी मुझे एक शब्द याद आ रहा है, एक वो था योग सभामुख योग। सभामुख, हाँ, जो सभा में बिल्कुल चुप रहता है। हाँ, जी, मतलब क्या, काफ़ी लोग इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। वो क्या होता है कि जब आप 10 लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं तो आपसे बोला नहीं जाता, आप अटक जाते हैं, आपको डर लगता है, तो सभा में मूक हो गए। जी जी। तो ये भी एक योग है। वैसे मैं पहले आगे बढ़ने से पहले इनकी हिंदी की तारीफ कर दूं, हिना जी की, मितभाषी और वाचाल। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। तो नो डाउट उन्होंने बड़े अच्छे से रखा। मितभाषी जो कम बोलते हैं, वाचाल जो ज़्यादा बोलते हैं, मृदुभाषी जो मीठा बोलते हैं, और तो ये अलग अलग श्रेणी आती है। देखिए, नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरे भाव से इनका विचार होता है। जी। हम ये भी जानते हैं दूसरे भाव से हमारे पैसे का भी विचार होता है, परिवार का भी जी, होता है। फाइनेंस, फूड, फैमिली। एब्सोल्युटली। तो हमें करना क्या चाहिए, दूसरे भाव के साथ साथ बुध जो वाणी का कारक है, ठीक है। इन दोनों पर जो कॉमन इन्फ्लुएंस आए, जी। उसके आधार पर आप बताइए कि ये इस तरह की वाणी आप बोलेंगे। ओके। उदाहरण के लिए, अगर मेरे दूसरे भाव में कोई तीव्रगामी ग्रह जैसे कि चंद्रमा या शुक्र बैठ जाए, ठीक है। जी और मेरा बुध भी किसी चर राशि में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 में, जी। तो मैं बोलूँगा ये व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता है। अच्छा। एक। जी। दूसरा, आपने कहा मितभाषी। मितभाषी जहाँ पर भी कम बोलने वाला आता है वहाँ शनि की बात होती है। ओके। तो आई रिमेंबर सरदार मनमोहन सिंह जी का चार्ट हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, जी जी। और वहाँ पर ये योग बना, मतलब मुझे याद नहीं था, मैं आपको क्लास में पढ़ाते हुए लगा दिया था। जी, हाँ। तो कि और ये नहीं बताता मैं किसका चार्ट है, मैंने लगाया, मैंने बताओ इस व्यक्ति के बारे में। तो एक व्यक्ति ने कहा, सर ये बहुत कम बोलते होंगे। अब वो तो फेमस है कि वो बिल्कुल कम बोलते हैं। हाँ, अच्छा बोलते हैं और कम बोलते हैं। जी। तो वो मैंने कहा जी ये उनका चार्ट है, तो पूरी क्लास ने उस स्टूडेंट की वाहवाही करी। तो कैसी वो स्थिति ये थी कि शनि का प्रभाव वाणी स्थान पर भी था और बुध पर भी था। तो उन्होंने कहा एक कम बोलना पसंद करेंगे। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर वाक दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे स्टैमरिंग है और तुतलाना, हकलाना, ये सब भी होता है, उसमें कुछ और योग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी हम बात करें बुध और वाणी स्थान, दोनों पर जो कॉमन इन्फ्लुएंस आए उसके हिसाब से आप वाणी के बारे में कहिए। अच्छा सर, धीरे धीरे बोलना और कम बोलना, हाँ, दोनों में हम शनि का प्रभाव देखेंगे। राइट। नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। स्थिर राशि धीमे बोलना या धीरे बोलने को रिप्रेजेंट करती है, और शनि कम बोलने को करती है। ओके। अच्छा। जब अब अभी हम एग्जाम्पल में जब समझ रहे थे तो मैंने कहा कि चर राशि में बुध बैठ जाए, ठीक है, और सेकंड हाउस में चंद्रमा। अच्छा। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास होगा, हाँ, क्योंकि चर राशि मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे राशियों का गुणधर्म आता है। अच्छा सर, बिल्कुल। एक और प्रश्न था, जैसे हमारे D1 में लग्न कुंडली में अगर जो महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ नवम पंचम का संबंध बनाए हो, लेकिन वही कुंडली भाव चलित में बदल जाए और वो षष्ठम अष्टम का 6-8 बैठ जाए महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ, तो इसके प्रेडिक्शन में डिफरेंस आएगा, या हम कैसे करेंगे? D1 को सत्य मानेंगे या भाव चलित को? मुझे अभी वो आ रहा है, ना तो जन्म कुंडली सत्य है ना भाव चलित सत्य है। जी। दोनों ग्रहों की अंशात्मक दूरी, अच्छा, डिग्री डिफरेंस क्या है, हाँ। उस पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि
ना तो जन्म कुंडली, अंशात्मक दूरी की हम बात कर रहे थे। तो एक जो आप नव पंचम की बात करते हैं, जब कोई दो ग्रह आपस में 120 डिग्री की दूरी पर हों, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि ये उससे 5th हाउस में बैठा है, ओके 5-9 रिलेशन है। जी 120 105 से लेके 120 तक और थोड़ा उससे ऊपर तक जी वो प्रभाव रहता है। अगर डिग्री 105 से भी कम हो जाए जी तो फिर हम उसको षडाष्टक लेते हैं। ठीक है तो मतलब कहने का ये है कि हमें ना भाव चले देखना, ना हमें D1 देखना, जी दोनों ग्रहों की डिग्री को लिखिए। ठीक है अगर अंतर 120 105 से लेकर जी 30 उसमें जोड़ेंगे 135 तक, 135 अगर ये नंबर आ रहा है जी तो आप बोलिए कि ये नवम पंचम है, नवम और अगर नहीं आ रहा है तो षडाष्टक है। ये बात है। बहुत दुरूह प्रश्न को आपने बहुत सरल करके बताया सर, बहुत आभारी हूँ। और सर ये भी कहा जाता है, विद्वानों का मत है कि केतु जो हमारी जन्म कुंडली में होते हैं उनको मंगल या चंद्रमा के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है सर, क्या इस पे कोई तथ्य है? देखिए, वैसे तो सामान्य परिस्थिति में हर नक्षत्र का अपने गुणधर्म है। जी आप जब हम कहते हैं कि केतु चंद्रमा के नक्षत्र में अच्छा नहीं माना जाता, जी तो किस नक्षत्र में? रोहिणी में, रोहिणी, हस्त में या श्रवण में, 3 नक्षत्र हैं। ठीक है अगर हम तीनों को एक सिरे से या एक लाठी से हाँक देंगे जी तो ये एक जेनरिक सी लाइन हो जाएगी, और मैं इसको मतलब सही नहीं मानता हूँ। जी पर फिर भी अगर हम इसमें कुछ तथ्य ढूंढने की कोशिश करें जी तो देखिए, चंद्रमा के तीनों नक्षत्र पृथ्वी तत्व राशि में आते हैं, 2, 6, 10 में आते हैं। बिल्कुल सर, और केतु पृथ्वी तत्व राशि में उतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना कि वो अग्नि तत्व में होता है। ओके तो इस आधार पर हम कह सकते हैं केतु चंद्र के नक्षत्र में कुछ खास फल नहीं दे पाएगा। ठीक है एक, जी इसी तरह आपने मंगल के नक्षत्र की बात की। अगर मंगल के नक्षत्र भी देखें, केतु बली होता है अग्नि तत्व राशि में, यानी 1, 5, 9 9 या 4, 8, 12 राशि में। ठीक है और मंगल का कोई भी नक्षत्र इन 6 राशि में नहीं पड़ता। अच्छा तो मतलब कहने का ये है कि अगर केतु इन नक्षत्रों में हुआ तो स्वाभाविक है अपनी कंफर्टेबल पोजीशन से अलग जगह बैठा है। ओ, तो ऐसे तो हम देख सकते हैं, पर मैं फिर भी यही कहूँगा जी कि मंगल के तीनों नक्षत्र का अपना अलग अलग फल है, केतु किस में बैठा है जी वो देखना ज़्यादा लॉजिकल है, ना कि ये कहना कि तीनों में एक जैसा फल हो जाएगा। अच्छा, तो सर फिर ये कहा जाता है ना कि शनिवत राहु और भौमवत केतु, हाँ, तो फिर इनको मंगल के नक्षत्र में नहीं अच्छा लेना चाहिए। होना चाहिए जी सर। नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर ग्रह को आप उसके नक्षत्र आधिपति की तरह देखें जी कि भाई चलिए ये मृगशिरा नक्षत्र है, तो मंगल का नक्षत्र जी होता है। जी तो पहली चीज़ तो ये कि मृगशिरा और जो बाकी मंगल के नक्षत्र हैं, वो बहुत अंतर है। तो ये लाइन तभी नहीं लगती, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपने स्टेटमेंट पहली कही जी वो दूसरी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है और ये इसी से पता लगता है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जी सर। जी। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप नए हैं और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर लगभग 500 के करीब वीडियोस हैं जो ज्योतिष से संबंधित ही हैं। बाकी मिलते हैं अगली बार इसी वीडियो के शेष भाग के साथ। जय श्री राम। जन्म कुंडली देखकर कैसे बताएं कि विवाह कैसा होगा, ये जानने के लिए आप ऊपर दिए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।